वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ तैयबा तनवीर और आप मुझे देख रहे हैं तैयबा तनवीर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इनकी इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स क्या है और ये किस तरह से प्रोपेगेट होती हैं, ये सारा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक अहम टॉपिक है। सो चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की जानिब। हाँ जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे बात करने से पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंसेप्ट देखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के दरमियान इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे ये हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, दैट इज़ सिमेट्री, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिस्टेंसेस वगैरह वगैरह। इस चीज़ के बारे में हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट के स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं मैटर की। Okay, so spectroscopy is the branch of chemistry, yeah, branch of analytical chemistry in which we study about interaction of matter and electromagnetic radiation, and that imparts information about molecular structure, that is symmetry, bond angle, bond distances, etc., and explain chemical properties. अब मैटर क्या है? एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैटर का वर्ड यूज़ किया था। तो ये मैटर किसे कहेंगे? एवरीथिंग जो कि मैस रखती हो और जगह घेरती हो। इसमें एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर आयंस हो सकते हैं, जिन्हें हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में एज अ सैंपल लेते हैं। इस चीज़ को मैटर कहेंगे। अब है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक क्या है असल में? क्या कैसे हम स्टडी करते हैं किसी मैटर को? तो सबसे पहले हम लेते हैं एक हमारे पास सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स। इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम सैंपल पे थ्रो करवाते हैं। अब जब सैंपल में मौजूद जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल, एटम, आयंस वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे कि अपने ऊपर पड़ने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि यूवी हो सकती हैं, विजिबल हो सकती हैं, या आईआर हो सकती हैं, मीन अल्ट्रावायलेट, विजिबल या इंफ्रारेड, इसमें से या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है। तो ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इन पे पड़ती है, उसमें से उसका कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, जो एब्जॉर्ब नहीं होती, उन्हें ट्रांसमिट कर देते हैं। अब ये जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, इन्हें डिटेक्टर में से गुजारा जाता है। डिटेक्टर इन्हें डिटेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद रिकॉर्डर के पास भेज देता है, और रिकॉर्डर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि ट्रांसमिट हुई थी, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करने के बाद इनका मॉनिटर पे, स्क्रीन पे इमेज दिखाता है एज अ स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम के तौर पे जो इमेज हमें नज़र आता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो इससे इस तरह से हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के अंदर किसी सैंपल का स्ट्रक्चर या फिर उसके अंदर मौजूद बॉन्ड एंगल्स या जो इसके फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह हैं उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के फंक्शन, इंटेंसिटी को हम पढ़ते हैं एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, या फिर दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी या फिर ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी या एब्जॉर्ब्ड लाइट की इंटेंसिटी या फिर इमिटेड लाइट के इंटेंसिटी जो है, इसको अगर वेवलेंथ के अगेंस्ट एक प्लॉट करें, तो इसे हम वेवलेंथ के अगेंस्ट प्लॉट करें, या फिर फ्रीक्वेंसी पे, सॉरी यहाँ पे ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये मैंने फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस के अलोंग फ्रीक्वेंसी लिखती, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं इंटेंसिटी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर सकते हैं।
हाँ जी, तो अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इसे हम EMR से भी डिनोट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स ऐसी वेव जिनके प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जो वेव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो कि जिनकी प्रोपेगेशन के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में पैदा होने वाली जो वेव हैं उनकी प्रोपेगेशन के लिए पानी का होना ज़रूरी है। दूसरा और बहुत सारी इस तरह, या फिर स्ट्रिंग में जो वेव पैदा होती हैं, अगर स्ट्रिंग को आप हाथ में पकड़ के दूसरी तरफ किसी स्पॉट के साथ लगा के तो आप उसे हिलाना शुरू करें तो उसमें वेव्स पैदा होती हैं, तो वो वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स हैं। तो इस तरह की जो वेव्स हैं इन्हें किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेशन के लिए, तो इन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जबकि ये वाली वेव्स जो हैं, कुछ वेव्स जैसे कि एक्स रेज, जो UV हो गई, गामा रेज वगैरह हो गई, ये सब और लाइट एनर्जी, ये सारी इस तरह की वेव्स होती हैं जिनमें प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह की वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, और ये खला में से, स्पेस में से भी गुजर सकती हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इनके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स भी, यानी जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक, और मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका मतलब कि ये इनका जो जब ये प्रोपेगेट होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भी होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पे 90 के एंगल पे होते हैं। अब इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी कि इनके गुज़रने के लिए, इनके प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये मीडियम की नेचर से इंडिपेंडेंट होती हैं। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। दूसरा, इनकी जो स्पीड है वो 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। आगे ये प्रोपेगेशन दिखाई गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, कुछ इस तरह से प्रोपेगेट करती हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल से गुजर रही होती हैं। ये जो ब्लू शेडिड एरिया है ये इनका मैग्नेटिक फील्ड है, और ब्लैक शेडिड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो सक्सेसिव क्रस्ट या फिर ट्रफ के जो दरमियान का डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। इनकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन दिखाई गई है यहाँ पे। अब दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एक तरह से एनर्जी ही की एक किस्म है, जिसे हम आम अल्फाज में रेडिएंट एनर्जी भी कह देते हैं। हाँ जी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वेवलेंथ, पहला है जी वेवलेंथ। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, लिखा हुआ है, मैंने एन लिखना ही भूल गई हूँ। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। सक्सेसिव वेव गुजर रही है, उसके सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया गया है, जो क्रस्ट के दरमियान और या फिर ट्रफ के दरमियान। अच्छा, ये जो मीन पोजीशन से ऊपर वाला पोर्शन होता है किसी वेव का, इसे क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन इसे ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो एक क्रस्ट और दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस, या फिर दो ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस, इसे वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं, जो कि ग्रीक लेटर है, और इसके यूनिट्स आंगस्ट्रम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ETC, इस तरह से यूनिट्स होते हैं। हमारा फ्रीक्वेंसी, सेकंड प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में किसी पॉइंट से गुजरने वाले जो वेव के नंबर्स हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे हर्ट्ज़ ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, तो उसी के नाम पे इसके यूनिट का नाम भी हर्ट्ज़ रखा गया। और दूसरा, और भी यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें साइकिल पर सेकेंड भी एक शामिल है, ठीक है। तो हर्ट्ज़ और साइकिल पर सेकेंड इसके यूनिट्स हैं। इसे न्यू से जाहिर किया जाता है, इसे वी नहीं पढ़ना, न्यू पढ़ना है। आगे है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन से, यानी
किसी वेव की एवरेज पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, मीन पोजीशन से उसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे एम्पलीट्यूड कहा गया। वो आप क्रस्ट की तरफ से भी मेजर कर सकते हैं और ट्रफ की तरफ से भी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नंबर। इसे न्यू के ऊपर बार लगा के इस्तेमाल शो करते हैं, यानी न्यू बार से शो किया जाता है। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का उलट होता है। अगर 1/λ लिया जाए तो इससे हम न्यू बार कहेंगे। मेजर ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट लेंथ या फिर नंबर ऑफ वेव पर यूनिट डिस्टेंस। इसके यूनिट वेवलेंथ के उलट होते हैं। अगर आप वेवलेंथ को नैनोमीटर में मेजर कर रहे हैं तो इसे पर नैनोमीटर में करेंगे, या फिर अगर वेवलेंथ को सेंटीमीटर में किया गया है तो इसे पर सेंटीमीटर में करेंगे। मोस्टली पर सेंटीमीटर यूज़ किया जाता है। एनर्जी आगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी, एवरी फोटोन ऑफ स्पेसिफिक रेडिएशन हैज़ सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बट डिफरेंट फ्रॉम अदर रेडिएशन। यानी कि अगर आप एक ही किस्म की रेडिएशन को स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप गामा रेज को स्टडी कर रहे हैं तो इसके हर फोटोन की एनर्जी जो है वो एक जैसी होगी, दूसरे फोटोन जैसी होगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि गामा रेज के फोटोन की एनर्जी क्या है और यूवी विजिबल या फिर दूसरे किसी से कंपेयर कर रहे हैं या इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी को साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये थोड़ी डिफरेंट होगी। सो एक ही किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हर फोटोन की एनर्जी सेम होती है, दूसरी से डिफरेंट होती है। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टोटल एनर्जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ फोटोन को जब हम उसकी एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन से मल्टीप्लाई कर दें। सिंगल फोटोन की एनर्जी को उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मौजूद नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसे हम E=H न्यू से शो करते हैं। दिस इज इक्वल टू Hc/λ। यहाँ पे H प्लैंक्स कांस्टेंट है। इस रिलेशन को प्लैंक आइंस्टाइन रिलेशन भी कहते हैं। इसकी एच की वैल्यू 6.63 क्रॉस 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड है। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। एच जेड यानी हर्ट्ज से जाहिर किया जाता है इसे, और लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है जिसे मीटर की यूनिट्स यानी नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या एंगस्ट्रम वगैरह में जाहिर किया जाता है। और ये था आज का हमारा सारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी काफ़ी समझ आई होगी। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका और आपके प्यारों का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।